Assalamualaikum. Hi guys, this is Sami Alauddin and today our topic is about characteristics of sound. Students, आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते हैं। क्या ये आवाज़ें एक जैसी होती हैं या इनमें फ़र्क होता है? ऑब्वियसली इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है कि क्या ये आवाज़ बदलती है, तो क्यों बदलती है? तो इसका जवाब हमें मिलेगा आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पढ़ने के बाद, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक आदमी अगर बात कर रहा हो तो उसके बरक्स अगर एक औरत बोल रही है, फीमेल बात कर रही है, तो दोनों की आवाज़ों में फ़र्क तो होगा। एक चिड़िया अगर आवाज़ निकालती है तो वो तेज़ आवाज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर लाइन यानी शेर दौड़ता है तो उसकी मोटी आवाज़ होती है, भारी आवाज़ होती है। और अगर हम गिटार की आवाज़ को कंपेयर करते हैं पियानो की आवाज़ के साथ तो उसमें भी फ़र्क होता है, ठीक है गाइस। तो ये होता क्यों है? ये बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ फोकस रखनी है और समझना है। आइए इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये वो कैरेक्टर हैं जो साउंड को बदलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो साउंड चेंज होगा, एक तरीके से हम सुनेंगे। अगर उसी साउंड की हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कम करने के बाद अगर हम उसको पिच को बदलते हैं तो वो साउंड दूसरे तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर साउंड वेव की शक्ल को तब्दील किया जाए तो फिर कुछ और किस्म का वेव हमें नज़र आए, हम कानों से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कैरेक्टर पढ़ेंगे उसे लाउडनेस का नाम दिया गया है, ठीक है। लाउडनेस क्या होता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तकरीबात देखे हैं, आप मस्जिदों से अज़ान सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है गाइस, जो लाउड स्पीकर के करीब ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, आवाज़ को सुनने वाला ऑब्जर्वर होता है, वो जो लाउड स्पीकर के करीब होता है तो उसको आवाज़ बुलंद सुनाई देता है, ठीक। और जो लाउड स्पीकर से दूर होता है तो उसको एक मध्यम आवाज़, धीमी आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो आवाज़ की ऐसी कैरेक्टर जिससे आवाज़ बुलंद सुनाई दे या मध्यम सुनाई दे, ऐसी आवाज़ की कैरेक्टर को हम लोग लाउडनेस कहते हैं। और याद रहे एक बात कि लाउडनेस का ताल्लुक असल में एम्पलीट्यूड के साथ होता है। सबसे पहला जो है गाइस वो है लाउडनेस। तो लाउडनेस ऑफ साउंड का ताल्लुक जो है गाइस वो एम्पलीट्यूड के साथ होता है। इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स का एक ग्राफ लेते हैं तो उसमें उसके एम्पलीट्यूड को देखेंगे, ठीक। सपोज ये एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका ये एम्पलीट्यूड बन रहा है, ये इसका क्रेस्ट है, इसी तरह इसका ट्रफ बनेगा, ठीक। फिर ये इसका क्रेस्ट होगा, राइट, और ये इसका ट्रफ होगा। अब गाइस यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक। दिस इज एम्पलीट्यूड। और इसी तरह ये वाला एम्पलीट्यूड हम यहाँ से भी ले सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजिशन टू द पीक पॉइंट, आखिरी वाला जो पॉइंट होता है। इसके बाद वाइव वेव जो है वो ऐसे मुड़ जाती है, इसके बाद नहीं जाती है। दिस इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। अच्छा, हम एक दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं। वो दूसरा ग्राफ ये है, इसमें हमने एक वेव ली, उसका ये ग्राफ है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला इसका एम्पलीट्यूड बनेगा और इसी तरह ट्रफ में भी इसका एम्पलीट्यूड जो है तकरीबन ये बनेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, दोनों को कंपेयर करो। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है, और यहाँ पर इतना। क्या ये वाला एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा? ऑब्वियसली ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस साउंड का
जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बुलंद आवाज़ होगा, और इस साउंड का जो लाउडनेस है वो कम होगा, मीन्स वो मध्यम होगा बनिस्बत इस साउंड के। ठीक है, तो गाइस लाउडनेस ऑफ साउंड क्या चीज़ है? ये एक ऐसी खासियत है, एक ऐसा कैरेक्टर है साउंड का जिसकी मदद से हम एक लाउड यानी बुलंद आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। यानी एक छोटी सी आवाज़ को आप आम अल्फाज में अगर कहेंगे तो एक ज़्यादा आवाज़ जो बुलंद आवाज़ होता है और एक छोटा सा आवाज़ होता है, दोनों में हम फ़र्क करते हैं। ऐसी कैरेक्टर को हम लोग लाउडनेस ऑफ द साउंड का नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या लाउडनेस ऑफ साउंड पिच एम्पलीट्यूड के अलावा कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है? तो इसका जवाब है यस, करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो उसमें पहला जो हम लोगों ने लिया है वो है एम्पलीट्यूड, और दूसरा है वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। गाइस, मैं शक्ल में आप लोगों को दिखा सकता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं, एक हमारे पास छोटा सा ड्रम है और दूसरा जो है वो बड़ा ड्रम है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में एरिया का फ़र्क है। ठीक है, एक का एरिया बड़ा है और दूसरे का एरिया जो है वो छोटा है। चले हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास छोटा वाला ड्रम है इसका एरिया जो है वो A1 है और दूसरे वाले का जो है एरिया A2 है। इसी को हम अगर हाथ से ड्रा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सपोज ये एक ड्रम है, ठीक, इसका एरिया A1 लेते हैं और ये हमारे पास दूसरा ड्रम है, इसका जो एरिया बनेगा दिस इज A2। आप यहाँ पर देखिए, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो छोटा वाला ड्रम है उसका एरिया छोटा है और जो ये बड़ा वाला ड्रम है A2 उसका एरिया ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इसे भी ज़रब लगाते हैं हैमर के ज़रिए से, ठीक, ये, और इसको भी ज़रब लगाते हैं हैमर के ज़रिए से। क्या दोनों में से एक जैसे बुलंदी की आवाज़ निकलेगी, एक जैसे लाउडनेस होगी उस साउंड की? दोनों में से जो आवाज़ निकलेगी कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। जिस ड्रम का एरिया ज़्यादा है वो ज़्यादा बुलंदी वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा और जिस ड्रम का एरिया छोटा है वो कम लाउडनेस वाला साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ये भी पता चला कि जो हमारा पहला कैरेक्टर ऑफ द साउंड है लाउडनेस, वो मज़ीद कुछ छोटे छोटे फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक उसमें एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होता है। दूसरा फैक्टर एरिया का हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लाउडनेस वाला साउंड क्रिएट करेगा और अगर एरिया कम है तो ये कम लाउडनेस वाला साउंड को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो कैन बी अफेक्टेड बाय द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तीसरा भी हमारे पास एक फैक्टर हो सकता है, उसे हम नाम देंगे डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इससे मुराद ये है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर अगर उसके करीब है, फर्ज कर लेते हैं दूसरा ऑब्जर्वर उससे थोड़ा दूर है, तो क्या दोनों ऑब्जर्वर को एक जैसे साउंड सुनाई देगा? कभी भी नहीं हो सकता है। जो करीब वाला ऑब्जर्वर होगा जिसका डिस्टेंस सोर्स से
यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उससे करीब होगा तो वो ज़्यादा लाउडनेस वाला साउंड सुनेगा। इसके बनिस्बत वो ऑब्जर्वर जो ज़्यादा डिस्टेंस पर है सोर्स से वो कम लाउडनेस वाला साउंड को सुनेगा। तो इससे हमें ये भी पता चला कि डिस्टेंस भी एक फैक्टर है जो लाउडनेस ऑफ साउंड को अफेक्ट करती है। एक स्पीकर लेते हैं, ये ऐसे साउंड वेव को जनरेट कर रहे हैं, आगे प्रोपगेट कर रहा है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। फर्ज कर लेते हैं ये ऑब्जर्वर, इसका सिर्फ मेरे कान शो किया है क्योंकि कान जो डिटेक्टर है साउंड का, बाकी बॉडी के लिए साउंड कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा, सपोज वो 10 मीटर है। अब हम एक दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा हमारे पास सोर्स है साउंड को प्रोड्यूस करने वाला, और वो जो है गाइस वो इस सोर्स ऑफ द साउंड से 5 मीटर के फासले पर है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है इसके करीब है और ये इससे दूर है। जाहिर सी बात है जो करीब है इसका डिस्टेंस कम है, जो दूर है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो करीब वाला जो ऑब्जर्वर होगा वो साउंड का लाउडनेस सुनेगा ज़्यादा बनिस्बत इस ऑब्जर्वर के, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो गाइस हम लोगों ने लाउडनेस को पढ़ा। व्हाट इज़ लाउडनेस? लाउडनेस जो होता है वो एक बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क देता है हमें। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि लाउडनेस जो है मज़ीद कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करती हैं, जिनमें से पहला हम लोगों ने एम्पलीट्यूड लिया। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इसको आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द पीक पॉइंट ऑफ द वेव। ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड का जो लाउडनेस है ज़्यादा होगा, कम होगा तो ये कम होगा। दूसरा फैक्टर जो है वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है, एरिया ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कम है तो कम प्रोड्यूस करेगा। तीसरा फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और सोर्स। उसमें भी हमने देखा कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस कम है तो लाउडनेस ज़्यादा होगा, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाउडनेस कम होगा। हमारा दूसरा जो करैक्टर है वो पिच ऑफ द साउंड से मुतालिक होगा। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा जो करैक्टर ऑफ साउंड है वो पिच के बारे में है। अच्छा, पिच को समझने से पहले हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है, 8 में भी है। बहरहाल इसे हम रिकॉल करते हैं। नो मैटर फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। गाइस आप जानते हैं कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो वो कॉम्प्रेशनल वेव की शक्ल में, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। उससे क्या होता है, एक कॉम्प्रेशन और एक रेरफेक्शन होता है, दोनों आगे की तरफ प्रोपेगेशन करती है, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है जो इस तरह का वेव जनरेट कर रहे हैं। ये एक लाउड स्पीकर है, इससे वेव निकल रही है। गाइस यहाँ पर मैं कंप्रेशन को इस लाइन से डिनोट करूँगा, दरमियान में स्पेस कंप्रेशन होगा, फिर ये दूसरा कंप्रेशन, ये फिर रेरफेक्शन, फिर ये लाइन कंप्रेशन, फिर ये हमारे पास रेरफेक्शन, ये कंप्रेशन। सपोज ये जो लाइन है वो क्रेस्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव है, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये रेरफेक्शन के तौर पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपके ज़हन में अगर ये सवाल आ रहा है कि कंप्रेशन और रेरफेक्शन तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये लाजमी नहीं होता है, ठीक है। दोनों कंप्रेशंस बराबर हो सकते हैं
दोनों रेयरफेक्शंस बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है ये एक क्रस्ट जनरेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। अच्छा, अब एक दूसरा सोर्स लेते हैं। अच्छा, इस सोर्स में से भी साउंड वेव्स निकल रही हैं। ये एक क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये ऐसे वेव्स आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी को अगर हम आसान डिफाइन करेंगे तो वो ये है कि द नंबर ऑफ क्रस्ट्स जनरेटेड बाय अ सोर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, या द नंबर ऑफ क्रस्ट्स ट्रफ्स मेक बाय अ सोर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए यानी यूनिट टाइम के लिए एक सोर्स जितने क्रस्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अब पहले सोर्स के केस में देखते हैं। ये सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, यहाँ हम देखते हैं कि ये टाइम है, ठीक है। तो ये हमने टाइम नोट किया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए इसने 4 क्रस्ट को प्रोपेगेट किया। हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो 4 हर्ट्ज है। और यहाँ पर हम देखते हैं 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, देखते हैं कि इस सोर्स ने 1 सेकेंड में कितने क्रस्ट को आगे प्रोपेगेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी फॉर सोर्स 2 इट इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज। हर्ट्ज आप जानते हैं गाइस, वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है और इसका असल में मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ क्रस्ट्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने वेव जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इससे ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होने से क्या होता है और कम होने से क्या होता है, यही जो है हमारा असल मुद्दा है, ठीक है, कि पिच ऑफ द साउंड। गाइस, पिच ऑफ द साउंड हम ऐसी क्वालिटी को कहते हैं साउंड के जिसकी मदद से हम एक बारीक और एक भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। तो एक आवाज़ बारीक होगा मीन्स वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है। एक आवाज़ भारी होता है उसका मतलब ये होता है कि वो मोटा आवाज़ होता है, ठीक है। इसकी मिसालें हम लोगों ने शुरू में पढ़ी हैं कि आवाज़ जो है वो एक बच्चे की होती है तो एक पतली सी आवाज़ होती है, फीमेल की आवाज़ होगी तो एक पतली सी आवाज़ होगी। इसके बरक्स से एक मर्द की आवाज़ जो है वो मोटी होती है और भारी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इफ़ेक्ट करती है साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो ये भी साउंड का एक कैरेक्टर है कि आवाज़ तेज़ है या भारी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने समझा। अब सवाल ये आना चाहिए आपके जहन में कि ये आवाज़ इतना भारी और बारीक क्यों होता है, ठीक। यहाँ पर तो आप लोगों ने समझा कि ये सोर्स जो है वो इतनी जल्दी इतने वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये थोड़ा कम रेट से प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब इंसान बोलता है तो उसमें क्या होता है, इंसान का असल में यहाँ पर एक वोकल बॉक्स होता है, इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वो वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो उसकी मदद से आवाज़ जनरेट होती है। जो वोकल कार्ड की आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलो, वोकल कार्ड की जो मर्दों की लंबाई होती है उनके वोकल कार्ड की जो लंबाई है, ठीक है, वोकल कार्ड की जो लंबाई है वो तकरीबन ये 17 मिलीमीटर से लेकर फिर 25 मिलीमीटर तक होती हैं, ठीक है गाइस। और जो फीमेल की जो ये है मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये जो लंबाई है वोकल कार्ड की वो इससे कम होती है, यानी 12.5 मिलीमीटर से लेकर ये 17.5 मिलीमीटर तक की ये होती है। अब ये वोकल कार्ड्स जो इन वोकल बॉक्स में यहाँ पर
होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेट होने से साउंड जनरेट होता है। अब जो फीमेल की वोकल कॉर्ड है वो पतली होती है, टाइट होती है, और वो एक बारीक आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह बच्चों के केस में भी होता है, जबकि इसके बरअक्स जो मर्दों का वोकल कॉर्ड होता है वो लेंथ में ज़्यादा होता है और थोड़ा सा ढीला होता है, ठीक है, और वो मोटा भी होता है, इसलिए जब वो वाइब्रेट करता है तो एक मोटी आवाज़ निकलती है। तो पिच ऑफ द साउंड क्या चीज़ है? पिच साउंड की एक कैरेक्टर है जिसकी मदद से हम एक बारीक और एक भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। अगर इसको आप लोग प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा सरगर्मी आप लोग घर में कर सकते हैं। वो पुराने किताबों में दिया जाता था, लेकिन आजकल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि वो इसकी किताबों में मौजूद हो। बहरहाल आप लोग कर सकते हैं। साइकिल तो मेरे ख्याल में सबके पास होगा। आप लोगों ने साइकिल को स्टैंड में खड़ा करना है, ठीक है, और एक आप लोगों ने छोटे भाई या किसी दोस्त से मदद लेनी है। उसे कहना है कि पेडल को आप लोगों ने इस तरह सर्कुलेट करना है, ठीक है। पेडल सर्कुलेट होगा, उसकी मदद से जो पहिया है वो रोटेट करेगा। अब उस पहिए के नज़दीक आप लोगों ने शुरू में जब वो पहिया चलता है, आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, एक गत्ता लेना है, उसका एक कोना, एक सिरा उस पहिए के करीब ले जाना है। जब वो पहिए के तारों के साथ टकराता है तो शुरू में वो एक मोटा आवाज़ निकालता है। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कम है, और जब वो पहिया तेज़ी से चलने लगता है तो फिर वो आवाज़ बारीक हो जाती है, यानी उसकी पिच ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब गत्ता जो है वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगती है, वो ज़्यादा वेव जनरेट करती है, साउंड वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक तेज़ आवाज़ निकलती है। और फिर से जब आप पहिए की हरकत को स्लो डाउन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो जो गत्ता उसके साथ अटैच है या कार्डबोर्ड अटैच है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है, और इससे साउंड भी जो है वो मोटा होता जाता है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जब बचपन में होते थे हम क्या करते थे, एक प्लास्टिक को उठाकर हम लोग मुंह के साथ लगाते थे। जब आप उसको फूंकते हैं तो उससे भी एक तेज़ आवाज़ निकलती है। इससे क्या होता है, हवा के जो पार्टिकल प्लास्टिक के साथ लगते हैं वो बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए साउंड भी जो है वो एक तेज़ साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये पिच ऑफ साउंड के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी दी। हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है साउंड का, वो क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में है। गाइस, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी है क्योंकि इससे जो है साउंड बहुत खूबसूरत बनते हैं। साउंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ सोर्सेज लूँगा, मीन्स एक से ज़्यादा सोर्सेज रखूँगा। सोर्सेज होंगे तो साउंड जनरेट होगा, और वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के, मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के साउंड हो सकते हैं, ठीक है। स्पीकर है जो साउंड को जनरेट कर रहा है। मैं इसे इस तरीके से लेता हूँ। अब एक दूसरा सोर्स लेते हैं गाइस। इसमें भी हम लोग एक सोर्स को लेंगे। अब ये सोर्स जो है ये लाउड स्पीकर समझिए आप, ये भी वेव को ही जनरेट कर रहा है। एक हम तीसरा सोर्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों सोर्स से जो वेव्स निकल रही हैं, क्या इसमें आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग कर रहे हैं। इनमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम इनमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं। इसमें से 2 नंबर ऑफ वेव्स निकल रही है, ये 1 वेव और ये दूसरा वेव,
ठीक है। सपोज 1 सेकेंड के लिए 2 वेव वो प्रोपेगेट कर रही है। अब हम दूसरे सोर्स की तरफ आते हैं। दिस इज सोर्स 2, दिस इज सोर्स 1 एंड दिस इज सोर्स 3। यहां पर हम देखते हैं तो ये भी 1 सेकेंड में 2 ही वेव को प्रोपेगेट कर रही है, आगे भेज रही है एयर में। इसको देखते हैं तो ये भी क्या करता है, 1 ही सेकेंड में 2 वेव को आगे प्रोपेगेट कर रही है। तो क्या तीनों में से निकलने वाली आवाज एक जैसी होगी या मुख्तलिफ होगी? ऑब्वियसली ये सेम आवाज होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सोर्सेज में से निकलने वाली आवाज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पिच है, दोनों सेम है, इसलिए तीनों का आवाज़ जो है वो सेम ही आवाज़ होगा। भले सोर्सेज जो है वो 1 2 3 अलग अलग सोर्सेज हैं, लेकिन इनमें से निकलने वाली आवाज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है और जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होंगी। अब देखो एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 5 मिलीमीटर है सपोज, तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, 5 मिलीमीटर है, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, 5 मिलीमीटर। तो इनका लाउडनेस सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। इनका अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस भी सेम होगा। अब अगर हम पिच को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो पिच भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक। तो ये तो बात रही लाउडनेस और पिच की। अब हम अगर क्वालिटी ऑफ साउंड को देखना चाहते हैं, ये असल में क्या बला है। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द वेव्स। वेव्स की जो शेप बनती है उस हिसाब से फिर उसकी क्वालिटी तब्दील हो जाती है। अच्छा, इसका क्या मिसाल हो सकता है? इसका मिसाल ये हो सकता है कि अगर 2 सोर्सेज लेते हैं, ठीक, दोनों को एक साथ बजाते हैं तो दोनों में फ़र्क हमें नज़र आएगा। एक साथ बजाने का क्या मतलब है कि दोनों में से 1 सेकेंड में फ़र्ज कर लेते हैं 2 वेव्स निकल रही हैं, जिस तरह सोर्स 1 2 3 में से निकल रही है, ठीक। तो फिर भी उनमें फ़र्क हमें नज़र आएगा। वो फ़र्क क्यों नज़र आता है? वो फ़र्क उनमें से निकलने वाली वेव की शक्ल की वजह से होता है, ठीक है, जिनको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ द वेव जनरेटेड बाय अ सोर्स, ठीक है। इसका मिसाल मैंने आप लोगों को बताया कि एक कमरे में अगर 2 आदमी बैठे हैं, एक जो है वो पियानो को बजा रहा है, दूसरा जो है गिटार को बजा रहा है। अगर दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही पिच से बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें हमें फ़र्क नज़र आएगा। हम ये बता सकेंगे कि ये आवाज़ जो है गिटार की है और ये आवाज़ जो है वो पियानो की है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि गिटार और पियानो की आवाज़ एक जैसी है, ठीक। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करूँगा जिससे आप लोगों को क्वालिटी का समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ। क्वालिटी ऑफ साउंड में गाइस क्या होता है, ये अगर हमारा फर्स्ट सोर्स है, इसकी शेप ऐसे स्मूथ बनती है, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरा एक आला लेते हैं जिससे म्यूज़िक बजाते हैं, तो इसकी शेप को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे चेंज कर लूँ, ये इसकी शेप के चेंज होने से इनकी क्वालिटी बनती है। और इसी क्वालिटी की वजह से हम 2 डिवाइसेस से निकलने वाली आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, म्यूजिकी में फ़र्क कर सकते हैं। गाइस, अब तीनों सोर्सेज को आप लोग ऑब्जर्व करो। यहाँ पर जो वेव्स निकल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इट मीन्स कि यूनिट टाइम के लिए यानी 1 सेकेंड के लिए इसमें से वेव की तादाद 2 निकल रही है। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो पिच तो सेम होगा, ठीक है। अब लाउडनेस को देखते हैं। यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 मिलीमीटर होगा, यहाँ पर भी 5 मिलीमीटर है। इट मीन्स लाउडनेस भी दोनों का सेम है, लेकिन फर्क इनके शेप में आ रहा है, इनकी शेप तब्दील हो रही है। इसका शेप और इसके शेप में फ़र्क है,
इन दोनों के शेप में फ़र्क है, तो शेप के चेंज होने से इनकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा। क्वालिटी में फ़र्क आएगा तो हम पहचान सकेंगे आसानी के साथ कि ये आवाज़ किस सोर्स की है, किस मौसीकी डिवाइस की है, म्यूजिकल डिवाइस की है। ठीक है, तो म्यूजिकल डिवाइस पियानो हो, गिटार हो या कुछ और हो, तो उसमें फ़र्क इसी कैरेक्टर की बिना पर किया जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से मुतालिक। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई मसला होगा, कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब दूं। अच्छा, यहाँ पर एक मक्खी जो है वो मुझे परेशान कर रही है, इससे आप लोगों ने वो नहीं फोकस नहीं करना है, आपका फोकस है इसको समझना। थैंक यू वेरी मच।